और पूरे राजस्थान के चुनाव को लेकर हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकारों की टीम है, वो भी कनेक्ट हो रही है। और तकनीकी रूप से जैसे हमारे साथ में तैयार होंगे, हमारे साथ में गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं राजस्थान के, वो जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। और नमस्ते। लोकतंत्र का ये महापर्व राजस्थान में दूसरा चरण, जिस रूप में पूरा चुनाव प्रचार चला है, इस दूसरे चरण में जो राजनीतिक मुद्दे सामने आए हैं, आते रहे हैं, इसे इन पूरे मामले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? कैसे देख रहे हैं आप दूसरे चरण का ये प्रचार और आज का मतदान का दिन? पहले चरण में जो मतदान हुआ वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। इस नाते से मैं उसे निराशाजनक मानता हूं। अब उसके बाद दोबारा से इस बार सेकंड फेज के लिए राष्ट्रपति जी तक ने अपील की है और मुझे लगता है कि वोटर बाहर आएंगे। हालांकि अभी तक की जो सूरत मुझे दिख रही है वो बहुत उत्साहजनक तो मैं नहीं कह सकता। बाकी अब आने वाला समय, अभी जो बचा टाइम है, वो बताएगा हमको कि कहाँ पहुंचते हैं हम उस मतदान को लेकर के। लेकिन अभी अगर 15-16 लगभग, जो मुझे लग रहा है एवरेज अगर 16 के आसपास है, तो शुरुआती 7 से 11 4 घंटे में बहुत ज्यादा नहीं कह सकते उसको। ये जो मतदान का कम प्रतिशत है, उसका क्या कारण आप देख पाते हैं? क्योंकि राजनीतिक दलों के अंदर इसको लेकर बेचैनी है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसको लेकर बाकायदा बैठकें हुई, कांग्रेस के अंदर भी बेचैनी है कि मतदान का घटता प्रतिशत है। ये क्या मैसेज है मतदाताओं की ओर से? हाँ, विशाल जी, अगर एक लाइन में हम बात करेंगे तो इसका सबसे बड़ा कारण मतदाताओं की राजनीतिक दलों, राजनेताओं के प्रति बेरुखी, उनके प्रति अविश्वास है। जी निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की बात कर रही है, जो पिछली बार से ज्यादा सीटें लाने की बात कर रही है, और जो मुद्दे जनता के उठाए, जो मुद्दे चुनाव अभियान में उठाए जा रहे हैं, जी अगर मूलतः आप देखें तो वो जनता के मुद्दे नहीं है। जनता के मुद्दे अलग हैं, जो चुनाव में मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो अलग हैं। और उन अलग अलग मुद्दों का जो फर्क है, वही जनता को मतदान केंद्र तक जाने से रोकता है। उसे जी लगता है कि जो मेरे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जी महिलाओं जी की सुरक्षा, तो ये सारे मुद्दे अगर राजनीति में या चुनाव में मुद्दे नहीं बन रहे, और चुनाव में जो मुद्दे बन रहे हैं उसका उस आम आदमी से सीधा सीधा कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर वो उसको रोकता है कि यार क्यों हमको जाना है। गर्मी एक कारण हो सकता है। जी पश्चिमी राजस्थान में आज अगर हम देखेंगे तो वो और ज्यादा हो सकता है इफेक्टिव। लेकिन वो भी मैं चुनाव आयोग की कमी मानता हूं कि उसने उसके पहले जब चुनाव कार्यक्रम घोषित किया तो इन चीजों को विजुअलाइज क्यों नहीं किया। देश के जी बहुत से हिस्सों में ऐसी स्थिति रहती जी है मानसून की, मौसम की, तो वो पहले देखा जाना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। जी लेकिन कुल तो मिला के ये तो ये व्यवस्था। मतदाताओं की बात है और मतदान के प्रतिशत को लेकर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे राजनीतिक रूप से। ये दो सीटों के ऊपर, दूसरे चरण की सीटों के ऊपर जो पूरा प्रचार का दौर चला है, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए, प्रियंका गांधी यहाँ पर आई, तमाम नेता यहाँ पर आए, और जो मुद्दे राजस्थान की सरजमी से उठे हैं, उन पर आपका क्या टेक है? अल्टीमेट तो अभी वोटर आपको शाम तक बता देगा, हमको, आपको, सबको बता देगा कि उसने उन मुद्दों को कैसे लिया। जी लेकिन मैं आज एक स्थानीय अखबार में, लीडिंग हिंदी डेली में छपे हुए 4 महिलाओं के कमेंट आपको दिखाता हूं, जिन्होंने ये कहा कि मंगलसूत्र को राजनीति का विषय बनाना हमारे लिए चिंता की बात है, हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो कुल मिलाकर के, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात हो, या मंगलसूत्र की बात हो, या धर्म की बात हो, धर्म जी हम सबके लिए, हम सबके दिल में, हम में से कोई भी अधार्मिक नहीं है। और जी हमारे यहाँ इस देश में तो सब चीजों के लिए, धर्म के लिए भी जगह रही है, आस्तिक के लिए भी जगह, नास्तिक के लिए भी जगह। तो इन सारे मामलों में कुल मिला के जो राजस्थान से ये इशू उठे हैं, मंदिर के, मस्जिद के, हिंदू के, मुसलमान के, आरक्षण के, ये सारे इशू देखते हैं कि अब आगे जी संविधान के, तो ये आगे पता चलेगा। लेकिन एक लाइन में अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि जो 400 पार की बात हो रही है, उस पर अब थोड़ी सी चिंता होने लगी है बीजेपी को। चलिए, ये तो क्या इसका नतीजा होता है ये तो वक्त बताएगा, 4 जून को। लेकिन एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बार राजस्थान की राजनीति में, आमतौर पर राजस्थान की राजनीति में
पाला बदली का जो एक दौर है वो उतना नहीं रहता प्रबल जितना कि दूसरे राज्यों की स्थितियां बनती हैं। इस बार राजस्थान के अंदर जो तस्वीर सामने आई है, चाहे वो राहुल कसवा की बात हो, चाहे हनुमान बेनीवाल का समर्थन देना और अचानक फिर समर्थन वापस छीन लेने की बात हो, या डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर तस्वीर नजर आई, या कोटा के अंदर तस्वीर नजर आई, किस रूप में देख रहे हैं राजस्थान की राजनीति का चेहरा? आमतौर पर पहले अन्य राज्यों की तुलना में अलग हुआ करता था। क्या हम राजस्थान के अंदर अब राजनीति का एक अलग दौर देख रहे हैं? हाँ विशाल जी, आप सही कह रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति देश के बहुत हिस्सों से अलग थी। देश के बहुत हिस्सों में अलग अलग तरह की जो चीजें होती थी, राजस्थान बहुत अपने, मतलब मैं उसको कहूं तो सिद्धांतों के हिसाब से राजस्थान की राजनीति चलती थी। लेकिन इन वर्षों में उसमें काफी फर्क आया है। जो आप कह रहे हैं, देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह से लार्ज स्केल पर दल बदल हुए हैं, इस बार राजस्थान पे भी वो चीजें हैं। और जब एक आदमी ऐसा करता है, एक पार्टी ऐसी करती है, एक संगठन ऐसा करता है, तो फिर दूसरे को भी, चाहे अपन उसको अच्छा न माने कि भाई एक जैसा हो गया मैं वैसा क्यों हो जाऊं, लेकिन दूसरे को भी वो होना पड़ता है। आप देखिए राहुल कसवा या प्रहलाद गुंजल, ये उसी राजनीति के जवाब हैं जो बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय वाली है। आप मेरे आदमी को ले लीजिए, मैं आपके आदमी को ले लेता हूं, लेकिन इसका नुकसान, ये मैं मानता हूं कि इसका नुकसान राजनीति में, राजनीति को भी होगा, अच्छी राजनीति को भी होगा, और सारे राजनीतिक दलों को होगा। क्योंकि उनकी जो खुद की रैंक एंड फाइल है, उनके जो खुद के कार्यकर्ताओं की फौज है, वो ऐसे मौके पे बहुत निरुत्साहित होती है। उसे लगता है कि यार बाहर से आकर के जिसको हम कल तक मुकाबला कर रहे थे, वो आज हमारा कैंडिडेट बन गया। तो वो तकलीफ सब राजनीतिक दलों को आने वाले समय में होगी। वो इस चुनाव में दिखने भी लग गई। और अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखें तो गृह मंत्री अमित शाह जब वो जोधपुर के शायद दौरे पर आए थे, तब उनको ये कहना पड़ा कि आने वाले लोगों की जगह उनकी जैसी रहेगी और कार्यकर्ताओं की जगह, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनकी अपनी जगह रहेगी। तो राजनीतिक दलों को ये सताने लगी हैं चीजें, और इन चीजों का फर्क आने वाले टाइम में शायद बदलाव की तरफ दिखे। जी, ये दूसरे चरण की जो 13 सीटें हैं, हर सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी नज़र से अगर हम देखें तो कौन सी आपको ऐसी हॉट सीट्स नज़र आती हैं जिनके ऊपर जो चुनाव परिणाम होगा या आज जो जनता मतदान करेगी उसके फैसले पर नजर रहेंगी? विशाल जी, अगर आप कायदे से देखें या जो दिख रहा है चुनाव अभियान, ये पहली बार है पिछले 3 चुनाव में, 2014 और 2019, जो दोनों बार बीजेपी ने हैट्रिक बनाई सारी 25 सीटें जीतने की। नंबर 1, इस बार कम से कम चुनाव अभियान जिस तरह का है उससे ऐसा नहीं लग रहा कि वो स्थिति रिपीट होगी। नंबर 1। नंबर 2, आप 13 सीटों पर हॉट सीट्स की बात कर रहे हैं जी। अब अगर आप एक एक सीट को भी देखेंगे तो लगेगा कि यार ये 13 सीटें ही ऐसी हो गई हैं जिनमें एक दूसरे से बिल्कुल हेड ऑन टक्कर हो रही है, मुकाबला कड़ा दिखता है। असल में क्या होगा वो पता चलेगा, लेकिन अभी कोई भी सीट मुझे ऐसी नहीं दिख रही, चाहे आप जालौर सिरोही की बात करें, चाहे आप जोधपुर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, पाली की बात करें, कहीं मंत्री हैं, कहीं केंद्रीय मंत्री हैं, कहीं सिटिंग एमएलए हैं, कहीं सिटिंग एमपी हैं। ये सारे लोग कुल मिलाकर के सारी सीटें मुझे तो एक के बाद एक ऐसी दिखती हैं जिनमें मुकाबला बहुत अच्छा है, और किसी भी सीट के लिए आज आप ये नहीं कह सकते कि वो एक्स को जा रही है या वाई को जा रही है। कुछ सीटों को छोड़ के 2-3 सीटें हो सकती हैं 13 में से। जी, गोविंद जी, अगर नेताओं के लिहाज से इस चुनाव को देखें पूरे राजस्थान के अंदर, तो साफ तौर पर नजर आया है कि वसुंधरा राजे अलग राजनीतिक चुनौती से जूझ रही हैं। वो अपने पुत्र की संसदीय सीट है उस दायरे में रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर भी ये कहा गया कि वो जालौर सिरोही तक सिमटे रहे हैं। आपके हरीश चौधरी हैं, वो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर राजनीति है उसके अंदर सक्रिय रहे हैं। तो इन नेताओं, या सचिन पायलट हैं, वो टोंक संवेदनपुर या दौसा के अंदर सक्रिय रहे। तो ऐसा लगता है कि नेताओं के लिए भी एक ये उनकी लोकप्रियता या उनकी संगठनात्मक शक्ति है उसका आकलन करने का ये मौका है दोनों ही पार्टियों में आलाकमान के लिए। हाँ, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, कुछ हद तक वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप जाके देखें, इसमें राजनीति हर जगह है, कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी, सारे में। अब आप अगर सबसे पहला आपने नाम वसुंधरा जी का लिया, तो वसुंधरा जी को आप देखें तो
पिछले विधानसभा चुनाव के समय से ये खींचतान भारतीय जनता पार्टी में चल रही थी कि वो आगे रहें या पीछे रहें। विधानसभा चुनाव में जैसा हुआ उनका उपयोग किया, लेकिन लोकसभा चुनाव हमारे सामने, सिवाय झालावाड़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर वसुंधरा जी न तो निकली न उनको निकाला गया। निकालने का मतलब पार्टी उनको लेके आती है कि भाई चुनाव प्रचार में चलिए, स्टार प्रचारक वो हैं पार्टी की, लेकिन कहाँ गई? झालावाड़ 12 के आगे वो नहीं निकल पाई या नहीं निकली। वहीं उन्होंने अपना पूरा जो भी मेहनत थी वो वहां कर रही है। आपने दूसरा नाम अशोक गहलोत का लिया, पूर्व मुख्यमंत्री का। अशोक गहलोत की अगर बात करें तो वो जालौर और सिरोही में निश्चित रूप से फोकस हुआ उनका, लेकिन उसके अलावा भी राजस्थान में अकेले में, पूरे राजस्थान में 25 में से शायद मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है लगभग 19-20 कॉन्स्टिट्यूएंसी और 50 से ज्यादा मीटिंग या रोड शो उन्होंने पूरे राज्य में किए हैं, चुनाव के पहले नामांकन के दौर की मीटिंग में या उसके बाद चुनाव अभियान के दौरान की मीटिंग में। इसी तरह सचिन पायलट कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए हैं, उन्होंने यहां भी किया है, राजस्थान के बाहर जाके भी प्रचार किया है। तो ये नेता जो हैं जहां वो अपनी जरूरत के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन पार्टियों की नीतियां, पार्टी आलाकमान के फैसले, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार यह हुआ कि वहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ लोकल लीडर्स को बहुत ज्यादा चुनाव अभियान में तवज्जो नहीं मिली, और कांग्रेस ने यह किया कि उसने लोकल लीडर्स के भरोसे चुनाव अभियान छोड़ा पूरा, और दिल्ली से आने वाले नेता कम आए। ये मेरा आकलन है, हो सकता है मैं गलत हूं। जी, सबसे आखिरी सवाल, इन चुनाव के बाद में राजस्थान के लिहाज से कोई नई पॉलिटिकल इक्वेशन, नेताओं का कद बढ़ना घटना, ये भी आप देख पा रहे हैं क्या इन चुनाव परिणामों के बाद में? नहीं, जिस तरह से चुनावी समझौते हुए हैं विशाल जी, खासतौर पे आप मतलब दोनों ही, सबसे पहले मैं मान लो चुनावी समझौते के हिसाब से, क्योंकि दांव पे बीजेपी का बहुत था, सब कुछ दांव पे बीजेपी का था, 25 सीटें थी उसके पास, कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं था इस चुनाव अभियान में। उस नाते से अगर अपन देखें तो कांग्रेस ने जो 3 सीटों के समझौते किए, जो उसकी अपनी सीटें थी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस बहुत गलत कर रही है वो समझौता करके, लेकिन चुनाव परिणाम तो उसको सही या गलत ठहराएंगे ही निश्चित तौर पे। लेकिन अगर नागौर की बात करें तो रालोपा, सीकर की बात करें तो सीपीएम, और बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात करें तो बाप, इन तीनों राजनीतिक दलों से समझौते ने कांग्रेस को 3 सीटों पे फायदा पहुंचाया। सॉरी, इन 3 सीटों पे तो जो होगा वो होगा ही, लेकिन 13 सीटों पे वोटों को कटने से भी रोका। तो उसका जो फायदा होगा वो चुनाव बाद, या नुकसान होगा वो चुनाव के बाद पता चलेगा, और उसी के बेसिस पर फिर कांग्रेस में लीडरशिप की बात आगे आएगी कि लीडरशिप ने, जिसने भी पहले क्या सुझाव दिया, कहाँ कौन सा सुझाव सही था, नुकसान का हुआ, फायदे का हुआ, तो वो कद वहां पर तय होगा किसी का, जिसका भी होना है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में अगर आप जाएंगे तो अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी 25 में से 5, 7, 8 जितनी भी सीटें अगर मान लीजिए कम होती हैं, 2 सीटें कम हो, 3 सीटें, 4 सीटें, जितनी भी सीटें कम ज्यादा होती हैं, उसका असर फिर निश्चित तौर पर लोकल लीडरशिप पर पड़ेगा। और अगर आप करणपुर के चुनाव को लेकर के, वहां जो बात चली थी जिसमें गुरमीत सिंह कुंडर के बेटे जीते, वसुंधरा राजे वहां भी नहीं गई थी उस विधानसभा के तुरंत बाद हुए चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी हारी, और अगर यहां भी बीजेपी चुनाव हारती है तो निश्चित तौर पे फिर मौजूदा लीडरशिप को वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी या मौजूदगी के साथ जोड़ करके देखा जाएगा। वसुंधरा राजे दोबारा पार्टी में कितनी जगह बना पाएंगी, पार्टी कितनी उनको जगह देगी, ये पूरे नेशनल लेवल पे निकलने वाले नतीजों से पता चलेगा, उससे आगे आप बात बढ़ेगी कि वहां क्या होगा। तो कुल मिला के, और कांग्रेस अगर जीतती है 2, 3, 4, 5 जितनी भी अपन सीटों की बात कर रहे हैं, अच्छी सीटों की, तो फिर वहां इस समझौते की राजनीति को और आगे बढ़ाने की बात भी हो सकती है, और उसी हिसाब से दोनों पार्टियों की लीडरशिप तय होंगी। राहुल कसवा हो, राजकुमार रौत हो, इनका चुनाव परिणाम क्या रहेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन इनका माहौल है वो जरूर बना रहा है। इस पर क्या कहिएगा, जो पार्टी की लाइन से इतर अपनी एक अलग पर्सनल स्टैंडिंग है वो तैयार कर रहा है युवा, और पार्टी के अंदर या तो उनको टिकट नहीं मिली
या पार्टी की जो रीति नीति है उनसे ज्यादा उनकी महत्वाकांक्षा थी, उसको किसी भी रूप में परिभाषित कीजिए, लेकिन ये तो सही है कि चुनाव प्रचार के अंदर कुछ चेहरे हैं वो छाए रहे। विशाल जी, मैं माफी चाहता हूं, शुरुआती तौर पर आपका सवाल मैं आवाज ना आने की वजह से सुन नहीं जी, पाया, मैं फिर से तो दोहरा अगर देता बहुत हूं। शॉर्ट में आप रिपीट करें तो। जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि इन चुनाव के अंदर राजस्थान की राजनीति में कई ऐसे युवा सामने आए हैं जो पार्टी लाइन से भी बढ़कर आगे अपना उन्होंने कैंपेन चलाया है, या पार्टी की रीति नीतियों से अलग होकर अपना कैंपेन चलाया है, या नई पार्टी बनाकर अपना वो काम कर रहे हैं, चाहे राजकुमार रौत हो, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो, या राहुल कसवा हो, पार्टी बदलकर। तो इन युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को आप किस रूप में देख रहे हैं, इनका इलेक्शन कैंपेन आप किस रूप में देख रहे हैं? महत्वाकांक्षा की अपन बात करें तो निश्चित तौर पे वो महत्वाकांक्षा होनी चाहिए और उसके होने में कोई बुराई नहीं है। जी राजकुमार रोत का अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर में असर है, तो वो जब तैयार थे चुनाव लड़ने के लिए, आने के लिए, और उन्होंने पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के टाइम पे कई जगह दिखाया। इसी तरह से आप लेंगे अगर राहुल कसवा को, तो राहुल कसवा, मुझे आज भी वो सवाल याद है जो चुनाव का टिकट नहीं मिलने की सूरत में उसने किया था कि मेरा कसूर क्या है। वो सवाल और भी कई जगह, कई कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल के आए, तो वो युवा में स्वाभाविक है, वो जब रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जमाना बहुत पीछे हो गया जब हर आदमी केवल राजनीतिक दलों में, वो किसी भी राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, कि सब जगह दरी बिछाने के काम करते थे। आज नौजवान को जो महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा की बात है, जी वहां मैं थोड़ा सा फर्क करता हूं कि महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना बुरा है। जी एक साथ अगर मैं राजनीति में हूं युवा को, तो युवाओं को यह ध्यान रखना भी होगा शायद आगे आने वाले टाइम में, कि स्टेप बाय स्टेप जाने में अच्छा रहता है। मैंने वार्ड से शुरू किया, पदाधिकारी छोटे से शुरू किया, आगे बढ़ा, 2 चुनाव जीता, 3 चुनाव जीता, एमएलए का मांगा, एमपी का जी मांगा। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को भी इस बारे में कोई पैमाने तय करने चाहिए कि लोकसभा चुनाव में हमें टिकट किन को देना है, उस जी विधानसभा चुनाव में हमें टिकट किसको देना है। तो अगर मान लीजिए पंचायती राज संस्थाओं में या स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं में 1 2 3 बार पार्षद या उधर प्रतिनिधि रहे, प्रमुख रहे, प्रधान रहे, लोगों को अगर स्टेप बाय स्टेप टिकट मिलते हैं, और फिर ये कि किसको कितने बार टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अगर ये चीजें राजनीतिक दल तय करेंगे, अपने यहाँ कोई आचार संहिता अपनी लागू करेंगे, तो उससे इन युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को और पर लगेंगे, और वो लगने चाहिए, ये मेरा मानना है। ये तीनों आदमी सिंबल हैं, इनमें से कहा जा रहा है कि कौन कहां किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, पर वो राजनीति का कायदा है इस्तेमाल होने का, इसलिए वो जी कोई इशू नहीं है। इस्तेमाल करने वाले को भी पता है और जो इस्तेमाल हो रहा है उसको भी पता है। लेकिन ये महत्वाकांक्षाएं नौजवानों की आगे बढ़नी चाहिए। पहले चरण के मतदान को अगर आप देखेंगे तो शायद उससे हमको ये लगता है कि वो नौजवान निराश हुआ और वो भी वोट डालने नहीं गया। तो इस जी तरह के अगर आइकन सामने आएंगे तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद चतुर्वेदी जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए। पंजाब केसरी टीवी पर गोविंद चतुर्वेदी जी जुड़े थे और इस चुनाव के अलग अलग जो पहलू हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात की।